looking for admissions in MBA? Log into admissions@bsssias.ac.in or info@bsssias.ac.in just at your doorstep. Exceptional learning pattern with additional PGP program with Synergy University, Russia. Registrations are open. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. Hello everyone, welcome to BSSS Rhythm, the international online radio, and you're watching to Radio Rhythm podcast से मैं हूँ आरजे साक्षी। और आज हम बात करने वाले हैं क्रिएटिविटी, इनोवेशंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप्स। और अगर एक साथ कहा जाए तो आज हम जानने वाले हैं स्टार्टअप्स के बारे में। आज हमारे पास एक ऐसी पर्सनालिटी है जो हमें कई सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाली है जिसके बारे में हमने कभी सुना है और कभी कभी हम नहीं जान पाते। हमारे पास काफ़ी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है, पर अगर हमारे पास कोई ऐसी पर्सनालिटी है जो उसी फील्ड से जुड़ी है तो शायद आज हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो चलिए आज हम अपने गेस्ट के पास चलते हैं। टुडे वी हैव इन आवर स्टूडियो CA अंशुल अग्रवाल। हेलो साक्षी। हेलो सर, वेलकम टू आवर कॉलेज। थैंक यू। अगर सर के बारे में बताया जाए तो ही इज़ अ फेलो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ही इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ वेरियस टैक्सेस एडवाइजरी कमिटी of various institutions. He is also a regular faculty of National Academy of Direct Taxes, Indirect Taxes, Customs and MP State Tax Department. He is also on the panel of experts in the field of finance and taxation of MP Milk Federation, LIC, Doordarshan and many more. He also has a teaching experience from last 20 plus years. He is also a trainer of income tax officers and inspectors under the Ministry of Finance, Institute of India, Government of India of Bhopal and Nagpur. So sir, how you are feeling today? इट्स अ फैंटास्टिक फीलिंग है साक्षी। मतलब इतने रिनाउंड जगह पे मुझे बुलाया गया, सो आई एम फीलिंग प्रिविलेज। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सर आपको हमारा कॉलेज का कैंपस कैसा लगा? कॉलेज का कैंपस आपका बहुत ही ब्यूटीफुल है। अभी मैं बात कर रहा था, इतना खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने शायद ही किसी कॉलेज में देखा हो। तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आई हैव एवर सीन। थैंक यू सो मच सर। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि यूजुअली लोग कंफ्यूज होते हैं स्टार्टअप और बिजनेसेस के बारे में। तो सबसे पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को ये बता दीजिए कि स्टार्टअप और बिजनेस किस तरह से अलग है। देखिए साक्षी, जहाँ तक हम ट्रेडिशनल बिजनेसेस की बात करते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेसेस जो होते हैं वो ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं। मतलब वहाँ पे इनोवेशन कम होता है, वो ऑटोमेटिकली एक सेट ट्रेंड पे चलते हैं। उनका एक जो बिज़नेस प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो इनके बिज़नेस मॉडल्स होते हैं, वो ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल नहीं होते जो ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं। पर जब हम बात करते हैं स्टार्टअप्स की, तो स्टार्टअप का मतलब ही होता है इनोवेशन। मतलब आपके पास कोई ना कोई नया प्रोडक्ट है, कोई नया आइडिया है, कोई नया कंसेप्ट है, जिसको आप एक फ्लोट करना चाहते हैं मार्केट में विथ सम इनोवेशन and with an intention to earn huge profits out of that. So that practically in my knowledge is a startup. बिल्कुल सर। और जैसे कि आपने बोला कि जो स्टार्टअप है वो इनोवेशन से डील करता है, तो कई लोग आज के ज़माने में और जो अभी यंग जनरेशन है, अगर वो स्टार्टअप के बारे में बात करें तो वो नाम तो स्टार्टअप का दे देते हैं, बट दे एंड अप एट ओपनिंग रेस्टोरेंट्स और फूड स्टॉल्स, जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है आज के टाइम पे। तो आपका इस बारे में क्या कहना है कि क्या स्टार्टअप सिर्फ ऐसे फूड स्टॉल और रेस्टोरेंट तक ही लिमिटेड है? देखिए साक्षी, ऐसा नहीं है कि स्टार्टअप का मतलब सिर्फ फूड स्टॉल से। इनफैक्ट फूड स्टॉल कैन बी अ वेरी गुड स्टार्टअप। तो ऐसा नहीं है कि हमारा जो स्टार्टअप है वो सिर्फ एक फूड स्टॉल तक सीमित रह गया है। देखिए प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, इन इंडिया हमारे पास 90-95% जो स्टार्टअप होते हैं वो जो इनिशिएट होते हैं, तो उनका जो बेसिक टारगेट जो आता है वो आता है कि उनको फ़ंड जनरेट करना है। मतलब आज की डेट में अगर हम बात करें तो हमारा जो स्टार्टअप का जो मतलब हो गया है वो ये हो गया है कि हमें इन्वेस्टर से पैसा निकालना है, और इन्वेस्टर से पैसा निकालने के बाद वंस द पर्पज़ इज़ सॉल्व, तो फिर हम उस पर ध्यान देना छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे पास पैसा आ गया है, या फिर वो इट एंड्स विथ अनसर्टेनिटी।
तो हमने स्टार्टअप की डेफिनेशन को हमारे यंगस्टर्स ने थोड़ा सा मिसलीड कर दिया बिकॉज ऑफ प्रिवेलिंग टीवी शोज़ और बहुत सारे जो आप यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि जो हम देख रहे हैं सीरियल्स में देख रहे हैं कि स्टार्टअप या जो लाइव शोज़ आ रहे हैं तो उनका जो एंड मतलब रह गया वो रह गया है कि उनको इन्वेस्टर से फंड निकालना है, जबकि ऐसा नहीं है। स्टार्टअप का जो कंसेप्ट है, आपका जो आइडिया है उस आपको उस आइडिया को इनोवेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट फूड स्टॉल्स, तो फूड स्टॉल की अगर हम बात करते हैं, सपोज़ अगर आप इंदौर जा रहे हैं और इंदौर में आप इडली सांभर वाला जो कंसेप्ट है वो लेके आ रहे हैं और आप डेविएट कर रहे हैं लोगों को कि नहीं साहब आप पोहा जलेबी की जगह आप इडली सांभर पे शिफ्ट हो विथ सब इनोवेशन, उसमें आपने कुछ फ्लेवर मिक्स कर दिया, सो दैट कैन ऑल्सो बी वेरी गुड स्टार्टअप। तो आपको अपने इनोवेशन को प्रूव करना पड़ेगा, चाहे वो फूड स्टॉल से रिलेटेड हो, चाहे वो कपड़े से रिलेटेड हो, या कोई भी एक डिफरेंट आइडिया हो, आईटी सेक्टर हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी हो। इनफैक्ट फिनटेक दीज डेज आर डूइंग ऑसम। तो आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, आपको अपने आइडियाज़ को डिफरेंट लेके आना पड़ेगा। वो फूड स्टॉल भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। द ओनली पर्पज़ इज़ कि हमारा फंड जनरेशन हमारा सोल क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। Do you want to pursue UG and PG degree in science from a prestigious institute in Bhopal? If yes, then log into www.bsssbhopaledu.in. The Bhopal School of Social Sciences is offering undergraduate and postgraduate courses in science where we have an experience of more than 50 years of success and legacy of transforming talented young minds into accomplished professionals. Also, we provide 100% placement opportunities in recognized organizations as well. So what are you waiting for? Join us at the Bhopal School of Social Sciences where your journey to success begins. So sir, as you have mentioned that जो स्टार्टअप्स के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो यूजुअली इन्वेस्टमेंट निकालना चाहते हैं, फंड निकालना चाहते हैं। तो अगर हम कैपिटल की बात करें, फंडिंग की बात करें, तो यूजुअली आज का जो यूथ है, और अगर हम बात करें मिडिल क्लास फैमिलीज़ की, तो उनकी फैमिली यूजुअली कहती है कि नहीं हम स्टार्टअप्स या बिजनेसेस ओपन नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ मनी। सो उनसे रिलेटेड आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड जो चीज़ हो रही है वो है एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल, और आई गेस बूट स्ट्रैपिंग भी एक मेथड है। तो ये सारे कैसे कॉन्सेप्ट है? देखिए साक्षी, जो बूट स्ट्रैपिंग है वो तो होता है कि आपका खुद का फंड्स लगा के आप उसको अपने अपने बिजनेस को आप आगे लेके जा रहे हैं। तो अगर आपके पास खुद का फंड है, अवेलेबल है, तो बूट स्ट्रैपिंग इज़ अ सक्सेसफुल आइडिया। बट if you are having idea, if you are having concept, if you are having some methodology to develop a business, but if you are having lack of funds, then in that case आपके पास ऑप्शन होता है कि आप किसी आउटसाइडर को अप्रोच करें। अब जब हम आउटसाइडर को अप्रोच करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला कि हम उनको अपने प्रॉफिट में हिस्सा दें। प्रॉफिट में हिस्सा देने का मतलब होता है हम अपनी इक्विटी को डाइल्यूट करें, हम परसेंटेज ऑफ शेयर्स को डाइल्यूट करें, उनको हम अपने मैनेजमेंट का हिस्सा बनाएं। बहुत बड़े क्रूशल डिसीजंस में उनका हम इंटरफेरेंस होता है, कई बार उसको सजेशन से बोलते हैं, कई बार उसको इंटरफेरेंस से बोलते हैं, तो द थिंग्स कैन बी डिफरेंट। पर वो होता है इक्विटी डाइल्यूट करना, जिसको हम बोलते हैं एंजल इन्वेस्टमेंट। दूसरा जो होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ डेट्स। डेट्स का मतलब होता है कि हमने इन्वेस्टर को बोला कि आप हमें पैसा दीजिए, वी विल दिस अमाउंट इज़ गारंटेड बाय समथिंग, वी विल गिव यू दैट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड यू डिड नॉट टू पोक योर नोज इन माई मैटर। सो दैट इज़ एन आउटसाइडर फंड इन द फॉर्म ऑफ डेट्स। तीसरा जो होता है साक्षी वो होता है हाइब्रिड फंडिंग। हाइब्रिड फंडिंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एज वेल एज डेट्स। मतलब यहाँ पर आपको एक कॉम्बिनेशन दिया जाता है कि भाई एक सर्टन अमाउंट जो है वो इक्विटी के फॉर्म में देंगे और उसके बाद बाकी का जो बैलेंस फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है वो डेट के फॉर्म में देंगे। तो ये एक हाइब्रिड फंडिंग मॉडल होता है जो आजकल बहुत पॉपुलर है, जहाँ पर सबसे पहले जैसे पैसा आना शुरू होता है तो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो सबसे पहले डेट्स को चुकाते हैं ताकि एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आना बंद हो जाए। इसके बाद वो एक इक्विलिब्रियम स्टेज पे आ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं इक्विटी बैलेंसिंग मॉडल। So this is the various methods of funding in MSME as well as in startups. सो सर, जैसे कि आपने कहा कि डेथ के लिए एक एंटरप्रेन्योर जा सकता है अगर उसे फ़ंड अरेंज करना है तो सर जैसे डेथ होता है और वहीं पे अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो इन दोनों में हमें किस चीज़ के लिए पहले जाना चाहिए? Well, साक्षी, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैटर्स, क्योंकि नॉर्मली द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन बैंक इज़ लोअर दैन द रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेलिंग इन द मार्केट।
सर्टनली अगर हम बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इट इज़ समवेयर अराउंड 10% एज ऑन डेट। एंड बैंक में हमें एक फैसिलिटी और मिलती है कि हमें सब्सिडीज़ मिलती हैं, गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम्स मिलती हैं, इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है कई बार। सो सर्टनली बैंक इज़ मोर सिक्योर्ड मीडियम। पर कई बार क्या होता है कि हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस या बैंक की टर्म्स एंड कंडीशंस हम फुलफ़िल नहीं कर पाते, आइदर ऑफ द वे। सो इन दैट कंडीशन उनके बहुत सारे इफ एंड बट्स होते हैं। कहने को तो होता है कि CGTSE में 5 करोड़ तक का लोन कोलेटरल फ्री दिया जाएगा, पर प्रैक्टिकली देखो ये कहने की बात होती है। प्रैक्टिकली जो व्यक्ति होता है उसके पास बहुत सारे इफ एंड बट्स होते हैं, जबकि वो बैंक से लोन नहीं ले पाता चाहते हुए भी। इन दैट कंडीशन उसको आउटसाइड फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है एंड ही गो फॉर दैट। एक्चुअली क्या होता है, जैसे सपोज़ अगर हम वर्किंग कैपिटल फाइनेंस की बात करें तो बैंक का वर्किंग कैपिटल का जो मॉडल होता है फंडिंग करने का वो बड़ा डिफरेंट होता है। वो स्टॉक और डेटर्स के बेसिस पे हमें फंडिंग करते हैं। अब सपोज़ अगर मैं एक सर्विस सेक्टर पर्सन हूँ, ना मेरे पास स्टॉक है ना मेरे पास डेटर्स है, स्टिल आई नीड वर्किंग कैपिटल, मुझे सैलरीज बांटनी है, तो बैंक हेजिटेट टू फंड मी इन द फॉर्म ऑफ CGTSE। इन दैट केस आई हैव टू गो आउटसाइड। तो ऑब्वियस सी बात है, इफ़ इट कम्स टू प्रायोरिटी आई डेफिनेटली गिव प्रायोरिटी टू द बैंक। But in many cases, I must say in 60-70% cases, bank won't entertain startups या जिसको green fields बोलते हैं बैंक की लैंग्वेज में। In that case, we need external funding in the form of angel investors. तो सर जैसे कि हमारा यूजुअली एंजल इन्वेस्टर से क्राउड फंडिंग हो जाता है, पर अगर हम एंजल इन्वेस्टर्स में ना जाना चाहें तो क्या कोई स्टार्टअप स्टॉक मार्केट में जा सकता है? Practically no. आपको क्या करना पड़ता है कि जब आप स्टार्टअप हैं तो स्टार्टअप के लिए देर आर लॉट ऑफ प्रोटोकॉल्स विच नीड टू बी फॉलोड। आपकी खुद की कैपिटल, शेयर कैपिटल आपको उस लेवल पे लेके जानी है, और आपको अपार्ट फ्रॉम दैट एक मार्केट की आपको सिंपैथी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आपने एकदम से मार्केट में लॉन्च करा और आपके पास शेयर होल्डर्स आ गए, इन्वेस्टर्स आ गए। एक्चुअली देर आर 2 टाइप ऑफ फंडिंग्स। एक होता है प्राइवेट लिमिटेड जहाँ पर आप खुद शेयर होल्डर्स को अप्रोच करते हैं, और एक होता है पब्लिक लिमिटेड, और स्पेशली आप द मीन्स ऑफ लिस्टेड स्टॉक मार्केट्स के थ्रू जब आप जाते हैं। तो ये इतना आसान नहीं होता साक्षी, इसमें बहुत सारी आपको रेटिंग्स करवानी पड़ती हैं, बहुत सारे फंड्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपको अंडर राइटर्स लगते हैं। सो एक स्टार्टअप के लिए ये सारी चीज़ें मैनेज करना इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल एट इनिशियल स्टेजेस। तो क्राउड फंडिंग इन द फॉर्म ऑफ शेयर होल्डिंग, वो भी IPOs के फॉर्म में जाना, इट इज़ डिफ़िकल्ट वन। सर देयर इज अ सेइंग कि हर स्टार्टअप एक कंपनी बन सकता है, पर हर एक कंपनी स्टार्टअप नहीं होता है। राइट तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? राइट। देखिए, हर कंपनी स्टार्टअप नहीं होती। ऑफ कोर्स कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से एग्जिस्टिंग है, या फिर उनका जो बिज़नेस मॉडल है वो काफ़ी टाइम से एग्जिस्टिंग है, और उसके बाद वो सब्सिक्वेंटली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में स्विच हुई। सपोज़ एक पार्टनरशिप फर्म है या प्रोप्राइटरशिप फर्म है या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, वो काफ़ी टाइम से एक बिज़नेस को कैरी ऑन कर रही थी। अब उसको लगता है कि नहीं भाई, मैं इसको सिस्टमेटिक मॉडल में लेकर जाऊँ, तो वो ट्रेडिशनल बिजनेस चला आ रहा है विदाउट इनोवेशन। राइट, वो एक ट्रेडिशनल बिजनेस चला आ रहा है, उसमें किसी तरह का कोई इनोवेशन नहीं है। ऑपरेशंस उसके जो है बड़े सिस्टमेटिक हैं, बट दे जस्ट वांट फॉर द बेनिफिट ऑफ टैक्सेस या फिर उसको कॉर्पोरेट सेगमेंट में ले जाने के लिए वो अपने आप को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बदल लेते हैं। सो दिस इज़ समथिंग जो एक कंपनी तो बन गया, पर इट कैन नॉट बी सेड एज अ स्टार्टअप साक्षी। So far startup is concerned, what is required is, I told you initially, in my perspective, it should be a innovative idea or a innovative product which have some market potential, जिसका TAM you know, TAM total approachable market, तो जिसका TAM हो, जिसको हम रीच कर सकें मेजॉरिटी ऑफ पीपल तक, ताकि हम जो एक मार्केटेबल एरिया है हमारा, हम वहाँ तक हम अप्रोच कर सकें। तो उन सारी चीज़ों से मिलके बनता है स्टार्टअप। तो हर स्टार्टअप कंपनी, ऑब्वियस सी बात है, किसी भी चीज़ को अगर हम स्टार्टअप बोल रहे हैं तो उसके लिए या तो कंपनी या LLP बनाना मैंडेटरी है। एक इंडिविजुअल को या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को या पार्टनरशिप फर्म को हम स्टार्टअप नहीं बोलते टेक्निकली इन द लैंग्वेज ऑफ गवर्नमेंट। तो आपको कंपनी या LLP बनाना मैंडेटरी होता है। सो इन दैट वे वी कैन से कि हर स्टार्टअप को कंपनी होना मैंडेटरी होता है। सर जैसे कि अभी तक हम बात कर रहे थे स्टार्टअप की, तो स्टार्टअप और MSME ये दोनों किस तरह से अलग है? जनरली अगर हम देखें तो आज के टाइम पे मोदी जी सेड दैट हमें अपनी कंट्री को, अपनी इकोनॉमी को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाना है।
तो सर यहाँ पे भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ का कारण बनना है। एग्जैक्टली सर, तो जैसे कि यहाँ पे हमारा जो इकोनॉमी है वो स्टार्टअप की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट एमएसएमई और स्टार्टअप को कैसे सपोर्ट कर रही है? देखिए, पहला क्वेश्चन आपने पूछा कि क्या स्टार्टअप और एमएसएमई में क्या डिफरेंस है, तो मैं मेरे हिसाब से तो स्टार्टअप और एमएसएमई में कोई खास बड़ा डिफरेंस नहीं है। बोथ गो हैंड इन हैंड। एमएसएमई बेसिकली एक बॉडी है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स की, तो ऑलमोस्ट हर स्टार्टअप इसमें से किसी न किसी एक कैटेगरी में फॉल करता है, या तो वो माइक्रो डिपेंडिंग अपॉन द टर्नओवर एंड द कैपिटल एम्प्लॉयड, या तो स्टार्टअप को हम कैटेगराइज करते हैं माइक्रो में या स्मॉल में या मीडियम एंटरप्रेन्योर में, स्मॉल या मीडियम एंटरप्रेन्योर में। सो दैट इज़ अ कैटेगराइजेशन ऑफ स्टार्टअप। अब स्टार्टअप, एज आई टोल्ड यू, कि स्टार्टअप का मतलब ही समथिंग इनोवेशन है। यू नो व्हाट वी आर लैकिंग ऑफ दीज डेज, अगर हम आज की बात करें और दीज डेज़ के शुरू से अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, तो हमारे पास सबसे बड़ा जो लैकुना है वो है कि हम लोग 100% एग्रीकल्चर बेस्ड हैं। आज की डेट में भी जब हमें बात करनी होती है कि हमें बैलेंस ऑफ ट्रेड करना है या हमें एक्सपोर्ट करना है, तो हम सीधे सीधे मुंह देखते हैं कि हमारे फार्मर्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। फार्मर्स अच्छा प्रोड्यूस कर देते हैं, मालूम पड़ता है कि उसके मार्केट रेट गिर जाते हैं, तो हम हमारे जो एक्सपोर्ट प्राइसेस होते हैं वो कम हो जाती है। तो स्टिल वी आर नॉट अ डेवलप कंट्रीज़, वी आर नॉट लाइक डेवलप कंट्रीज़ जहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर पाएँ, सब्जेक्ट टू फ्यू हैंडफुल ऑफ थिंग्स जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा हम आज की डेट में हर एक चीज़ के ऊपर हम विदेशों का मुंह देख रहे हैं, हम चाइना का मुंह देख रहे हैं कि हमें रॉ मटेरियल वहाँ से मिले तब हम अपने प्रोडक्ट्स बना पाएँ। सो व्हाट मोदी जी वांट्स की ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये हम यहाँ पे बनाएं। जैसे पर्टिकुलरली अगर हम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की बात करें, हम चिप्स से रिलेटेड बात करें, हम सिलिकॉन से रिलेटेड बात करें, सो दे वांट कि आप कुछ इनोवेटिव लेके आइडिया लेके आइए, आप इंडिया में प्रोड्यूस करिए, प्रोड्यूस करने के बाद आप उसको यहाँ पर एक्सपेंड करिए, पहले यहाँ के लोगों की रिक्वायरमेंट फुलफिल करिए एंड फिर हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे, सो दैट वी कैन हैव अ बेटर इकोनॉमी एंड वी मूव टुवर्ड्स 2047 एज ही सेड कि हम एक बेटर डेवलप इकोनॉमी की तरफ बढ़ पाएंगे। सो फॉर दैट रीज़न एमएसएमई इज़ मस्ट, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेस जो सेगमेंट्स हैं वो भी जब चलते हैं तो एमएसएमई के कारण ही चलते हैं। दे नीड रॉ मटेरियल, दे नीड इनपुट्स फ्रॉम द एमएसएमई, सो इट इज़ मस्ट, इट इज़ बैकबोन ऑफ द कंट्री। So sir, basically MSME is playing a huge role in contributing GDP. 100%. So sir, my next question from you is that कि यूजुअली क्या होता है, आज का जो यंग जनरेशन है काफ़ी अच्छे से अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पा रहा है, बट कहीं ना कुछ कमी रह ही जाती है कि स्टार्टअप स्टार्ट तो हो जाते हैं बट आफ्टर सम टाइम जल्दी हार्डली 6 साल या कहे तो 6 6 साल ह्यूज टाइम महीने है, 6 महीने इज़ रादर बेटर। 6 महीने या 1 साल, इससे ज़्यादा नहीं चल पाता है, तो असल में क्या कमी आ रही है? मैं आपको सिस्टमेटिक बताता हूँ कि क्या कमी आ रही है, एंड मेरे ख्याल से ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक का, और आज का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। पहला है थॉट प्रोसेस। अगर हम स्टार्टअप की बात कर रहे हैं तो हमारा थॉट प्रोसेस ये नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने पहले बोला, कि हमें फंडिंग जनरेट करने के लिए स्टार्टअप खोलना है। हमारे पास प्लान बी नहीं होता। हम हमेशा बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, जैसा आपने बोला कि हम हमेशा जो स्टार्टअप्स है उसको हम लिंक करते हैं यंगस्टर्स से। यंगस्टर्स का मतलब होता है एंथुजियाज्म, लॉट ऑफ ज़ील। तो बहुत अच्छी बात है, ज़ील और एंथुजियाज्म बहुत ज़रूरी होता है, बट जोश के साथ साथ होश होना चाहिए। सबसे पहले चीज़ हमें ये सोचना चाहिए कि व्हाट इफ़ अगर ये हमारा प्लान वर्क नहीं करता है तो हमारे पास प्लान बी क्या है। दूसरी चीज़, हमने शो ऑफ के ऊपर और प्रेजेंटेशंस के ऊपर बहुत हैवी खर्चा करा होता है। अगर हम कुछ बड़ी कंपनीज बायजूस की बात करें तो यू माइट बी अवेयर कि कितना ह्यूज इन्वेस्टमेंट, कितनी बढ़िया ग्रोइंग कंपनी थी और कितना ह्यूज इन्वेस्टमेंट उन्होंने अननेसेसरी करा। एडवर्टीजमेंट का उन्होंने बजट कितना बढ़ाया, स्टाफ का उन्होंने बजट कितना बढ़ाया, जिसके कारण नाउ एवरीथिंग इज़ गॉन, दे आर लॉस्ट नाउ। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई आपको एक्सपेंडिचर का सेग्रीगेशन, जैसे सरकारी बजट बनता है, आपको सरकारी बजट बनाना पड़ेगा कि आपको किस हेड में कितना खर्चा करना है। मार्केटिंग ज़रूरी है, प्रेजेंटेशन ज़रूरी है, शो ऑफ ज़रूरी है, पर कितना खर्चा करना है। एलोकेशन फंड्स का बहुत ज़रूरी है। जो एलोकेशन ऑफ फंड डिसिप्लिन है वो यंगस्टर्स में मुझे ऐसा लगता है कि अभी काफ़ी सारे केसेस में मिसिंग है। दूसरा, प्रोडक्ट इनोवेशन और प्रोडक्ट की प्राइसिंग। आप देखेंगे बहुत सारे गेम शोज़ के अंदर जब हमने बात करी तो काफ़ी सारे यंगस्टर्स आते थे जो बहुत एंथुजियास्टिक होते थे, पर जब वो इन्वेस्टमेंट की बात करते थे तो ऐसे ह्यूज अमाउंट वो सीख करते थे इन्वेस्टमेंट के लिए जिसकी कहीं कोई रियलिस्टिक वैल्यूएशन नहीं होती। जो अपने प्रोडक्ट को जो प्राइसिंग रखते थे वो ऐसा रखते थे कि भाई ऐसा प्रोडक्ट तो कभी बना ही नहीं है, एंड द प्राइसिंग इज़ वेरी अनरियलिस्टिक।
तो जो एक बहुत बड़े कंज्यूमर एरिया को फोकस ही नहीं कर पाते थे, उनकी मार्केट रिसर्च वहाँ पे इनकम्प्लीट रहती थी। वो किस एरिया को, किस तरह के कस्टमर को वो टारगेट कर रहे हैं, उनको वो एरिया नहीं मालूम था। तो सबसे पहले जब आप हम कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है कि उसकी मार्केटेबिलिटी ये देखना रहता है कि भाई हमारे पास टारगेटेड कस्टमर कौन है, हमारे किस रेंज में वो ख़रीदने को तैयार हैं, और जो ख़रीदने को तैयार है वो किस तरह का प्रोडक्ट चाह रहे हैं वो। अब ये इन 3 चीज़ों पे जब हमें रिसर्च कर दी, रिसर्च करने के बाद फिर हम देखते हैं कि इस तरह का प्रोडक्ट हमें बनाने के लिए हमारी कॉस्टिंग क्या आती है। और प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले हमें उसकी वैल्यू एडेड इंजीनियरिंग करते रहना चाहिए। जब तक वो जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर की रेंज के हिसाब से ना बन जाए, तब तक हमें उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च नहीं करना चाहिए। पर होता यह है कि हमें मार्केट में जल्दी आने के चक्कर में, कि हमारा कंपटीशन जो है वो क्रिएट ना हो जाए, हम प्रोडक्ट को इनकम्प्लीट प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं बिना R&D करे हुए। यहाँ पर हमें मात खानी पड़ती है। स्टाफ, क्योंकि हमें इन्वेस्टर को दिखाना होता है कि हमारा बहुत खर्चा हो रहा है, इसलिए आनन फानन में हम स्टाफ को हायर कर लेते हैं, बहुत हैवी पेड स्टाफ को हायर कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि स्टाफ जो हमारा होता है वो जितना कॉम्पिटेंट होता है उससे 4 गुना सैलरी हम उसको दे रहे होते हैं, क्योंकि हमें मालूम होता है कि जैसे ही हमारे पास पैसे आ गए वैसे ही हम इसको निकाल देंगे। ये थॉट प्रोसेस बहुत प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ, यह होता ही होता है। तो ये सारी कहानी हो गई। दूसरा मैंने आपको बताया कि जब आपने ये सोचा ही नहीं था कि कभी आपका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चलेगा। आप एक फूड स्टॉल भी खोलते हैं तो फूड स्टॉल के बारे में भी आपको ऐसा लगता है कि भाई सेकेंड डे से भीड़ लग जाएगी। व्हाट इफ़ भीड़ नहीं लगी, आप लोगों तक कैसे जाओगे? क्या आप वहीं पे सरेंडर कर दोगे? तो प्लान बी का होना बहुत ज़रूरी है। कोई थंब रूल नहीं होता किसी बिज़नेस को चलाने का। हर बिज़नेस एक अपने आप में एक डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। यहाँ पे बैठकर कोई भी ज्ञानी आदमी ऐसा ज्ञान नहीं बांट सकता कि बिज़नेस को ऐसे चलाओ। जब तक रोड पे बैठ के, जब तक ज़मीन पे आके उस बिज़नेस के बारे में थॉट प्रोसेस ना करी जाए, तब तक वो उस बिज़नेस के बारे में प्रेडिक्शन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सो आई मस्ट से इन नटशेल, you should have plan A plus you should have plan B. What if it plan A do not works? So that is my suggestion. तो सर जैसे आजकल के एंटरप्रेन्योर्स हैं वो यूजुअली लोगों से एडवाइस लेते हैं, पर हर किसी से एडवाइस लेना भी सही नहीं होता। अगर कोई हमारी फील्ड का नहीं है तब भी हम उसकी बात मान के उसमें पैसा लगा देते हैं। तो सर जैसे कि अगर हम बिजनेसेस के नाम के बारे में बात करें, स्टार्टअप के नाम के बारे में बात करें, तो वो चीज़ डिसाइड करना कितना ज़रूरी है, या फिर कोई प्रोडक्ट अगर आप लॉन्च करें तो क्या प्रोडक्ट पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है या उसके नाम पे? साक्षी, देखो क्या होता है कि 2 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपने बोला कि सजेशन। तो हिंदुस्तान में 2 चीज़ें बहुत आसानी से मिलती हैं और बहुत आसान चीज़ें होती हैं, एक क्रिटिसिज्म और दूसरा सजेशन। तो 2 चीज़ें इतनी आसान होती है, एक किसी को क्रिटिसाइज़ करना सबसे आसान होता है, दूसरा सब अनसॉलिसिटेड एडवाइस, बिना मांगे ज्ञान देना, जैसे मैं भी यहाँ पे ज्ञान दे रहा हूँ। तो बिना मांगे ज्ञान देना या ज्ञान देना बहुत आसान होता है। तो ये तो फैक्ट है कि आपको सजेशन देने वाले बहुत मिलेंगे। आपको सर्दी खांसी ज़ुकाम भी होगा तब भी आपको सजेशन देने वाले बहुत मिल जाएंगे। तो हर एक की बात सलाह मानना, जो आपने पूछा वो तो आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ कि अपन हर एक की सलाह मानना ऑब्वियसली बात है पॉसिबल नहीं है और एडवाइजेबल भी नहीं है। इसके बाद आपने मुझसे पूछा था साक्षी कि प्रोडक्ट का नाम ज़्यादा ज़रूरी है कि क्वालिटी पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है, या दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है। तो ऑफकोर्स जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा नहीं। आज का जो ज़माना है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वालिटी के बेसिस पे आपकी चीज़ें बिक रही हैं, वो भी बिक रही हैं, बट ऑब्वियस सी बात है क्वालिटी के साथ साथ पैकेजिंग एंड शो ऑफ ज़रूरी हो गया है। तो आपको ब्रांडिंग, ऑब्वियस सी बात है, नाम ऐसा होना चाहिए जो आदमी को याद रह जाए। तो आपके जो नेम है, नॉमेनक्लेचर्स हैं, जो पैकिंग है, पैकेजिंग है, दैट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल अलॉन्ग विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। सो आई थिंक बैलेंसिंग एंड इक्विलिब्रियम इज़ मस्ट इन बोथ द केसेस। Of course sir, till now we were talking about offline startups, but अगर इसी के साथ हम बात करें ऑनलाइन स्टार्टअप्स की, तो ऑनलाइन स्टार्टअप्स कैसे वर्क करते हैं, और यूजुअली अभी के टाइम पे इतना ज़्यादा जो सोशल मीडिया का ट्रेंड है, इस ट्रेंड के होने के बाद भी ऑनलाइन स्टार्टअप्स क्यों फेल हो रहे हैं? साक्षी, यहाँ पे मैं डिफ़र करूँगा। मतलब मेरे हिसाब से मैं ये नहीं बोलूँगा कि ऑनलाइन स्टार्टअप्स फेल हो रहे हैं। फेल दोनों तरह के लोग हो रहे हैं। स्टार्टअप्स ही फेल हो रहे हैं। मैं बता रहा हूँ 90-95% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। रीज़न होता है इनएडिक्वेट प्लानिंग। जहाँ तक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात है, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं, उनके सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि उनकी ऑपरेशन कॉस्ट बहुत कम होती है। तो अगर ऑपरेशन कॉस्ट कम होने के बाद भी वो फेलियर हो रहा है, तो उनकी ऑब्वियस सी बात है कि उन्होंने प्लानिंग नहीं करी, उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग नहीं करी, उन्होंने प्रोडक्ट्स पे फोकस नहीं करा,
उनने अपने कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए काम नहीं करा। सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए कि आपके पास कस्टमर का रिटेंशन होना चाहिए, आपके पास रिपीटेड ऑर्डर्स होने चाहिए। अगर आप एक फूड स्टॉल की बात भी करते हैं, अगर आपके पास रिपीटेड ऑर्डर्स नहीं हैं तो एक लेवल पे आके आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, आप ख़त्म हो जाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या फिर ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना, इन तीनों में कॉमन चीज़ होनी चाहिए कि आपके पास रिपीटेड ऑर्डर्स होने चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास रिपीटेड ऑर्डर्स नहीं है या रिपीटेड कस्टमर्स नहीं है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपने या तो ओवर प्राइस चीज़ें बेची है, दूसरा या फिर आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी नहीं है, या फिर आप ईमानदार नहीं है। ईमानदार का इन द सेंस कि आपने नेगोशिएशन के लिए इतनी गुंजाइश छोड़ के रखी है कि अगर मैं कहीं से कोई चीज़ 100 रुपये की खरीद रहा हूँ, फिर मुझे वो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे वो चीज़ 20 रुपये की मिल रही है लिस्टिंग करने के लिए, तो वो प्रोडक्ट मेरे लिए रिलायबल नहीं रह जाएगा। अगर मैं मेरे हिसाब से अगर मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ और मैं 4 चैनल्स पे उसको चला रहा हूँ ऑनलाइन सेगमेंट पे, तो उसकी प्राइसिंग के अंदर बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज़ मेरा प्रोडक्ट मेरी क्रेडिटेबिलिटी लूज़ कर देगा। सो दैट आई बिलीव दैट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपके प्रोडक्ट में एक वॉलेटिलिटी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। वो प्रोडक्ट एक स्टेबल एंड यूनिफॉर्म प्राइसिंग पे लिस्ट होना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स प्रोडक्ट प्राइसिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अलॉन्ग विथ प्रोडक्ट क्वालिटी। ऑफ कोर्स सर, जैसे कि अगर प्रोडक्ट अफोर्डेबल होता है तो हर कोई इसे खरीदना चाहता है। डेफिनेटली खरीदना चाहता है, एंड ऑफ कोर्स कस्टमर को आपको बेवकूफ़ नहीं समझना है। कस्टमर हमेशा वैल्यू फॉर मनी देखता है, उसके पास इतने सारे ऑनलाइन ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब तो जो चीज़ ऑफलाइन बिक रही है वो भी ऑनलाइन उसके पास घर पे आ रही है। तो आप अच्छा, और ये मार्केट इतना बड़ा है कि वी कैन नॉट से कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं तो हम ख़त्म हो जाएंगे। ये प्रोडक्ट ये मार्केट एक ऐसा है कि आदमी अगर अपने व्हाट्सअप के स्टेटस पर भी आज की डेट में प्रोडक्ट डाल देता है तो उसके पास भी ऑर्डर्स आ जाते हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो वो वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई बिलीव। एग्जैक्टली सर। और अगर हम बात करें इसी से रिलेटेड टैक्स एग्जम्पशंस की, तो सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट है वो स्टार्टअप्स का, तो वो गवर्नमेंट कैसे प्रोवाइड करती है? वेल साक्षी, यहाँ पर जो गवर्नमेंट है टैक्स को लेके काफ़ी उन्होंने रिलैक्सेशंस दिए हुए हैं। एक सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, सेक्शन 80 IAC, जहाँ पे गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर आपने अपना स्टार्टअप में प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करा के रखा हुआ है तो आपको 10 साल में कोई भी 3 साल आपको 100% टैक्स हॉलीडे है। तो मतलब आप कोई भी 3 साल में 100% टैक्स की छूट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से CGT SME करके स्कीम होती है जहाँ पर 5 करोड़ तक के लोन गवर्नमेंट कोलेटरल फ्री देती है, इंटरेस्ट सबवेंशन दे रही है, सब्सिडीज़ दे रही है। इसके अलावा कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने हैं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं, वहाँ पर आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी में छूट है, आपको GST में छूट है। इसके अलावा आपका अगर जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर GST इनपुट GST पेड है तो उस पर वो रिफ़ंड तक कर रही है। सो इनकम टैक्स, GST, कस्टम्स, इंटरेस्ट सबवेंशंस एंड कोलेटरल फ्री लोन, ये ऑल सारी चीज़ों का पैकेज है वो MSME स्टार्टअप्स के लिए मौजूद है गवर्नमेंट की तरफ से। सर इसी द के इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इसमें, सॉरी आई लाइक टू डिस्टर्ब यू, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वन नीड टू understand properly the type of benefits he or she can avail if she or he want to invest in a business or to start a startup. तो सर जैसे कि अभी लोग स्टार्टअप में एंटर करना चाहते हैं, तो इससे रिलेटेड भी गवर्नमेंट ने एग्जम्पशंस दिए हैं कि फ्री एंट्री और एग्ज़िट होता है, और अगर हमें स्टार्टअप क्लोज करना है तो शायद उसके लिए कोई पेपर वर्क नहीं करना है, तो ऐसा कुछ भी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है? यस ऑफ कोर्स, मतलब स्टार्टअप से एग्जिट करने के लिए देखो ऐसा तो नहीं होता कि आपने अगर लाइबिलिटीज़ ले ली उसके बाद फ्री एंट्री फ्री एग्जिट है। तो गवर्नमेंट कैन नॉट अलाउ यू टू चीट समवन। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि वेन एवर एनी स्टार्टअप एंड्स तो इट एंड्स विथ डेट। आपके पास लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तभी आप बंद करते हैं। तो ठीक है, गवर्नमेंट का जो प्रोसीजर पार्ट है उसको उन्होंने हैसल फ्री कराया कि आप चाहें तो एक सिंपल फॉर्म के थ्रू आप ख़त्म कर सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इस लाइन का मैं इसलिए बोल रहा हूँ, लोग बाग मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि भाई हमने लोन लाइबिलिटीज़ ले ली, लोन लाइबिलिटीज़ लेने के बाद गवर्नमेंट बोलती है स्टार्टअप बंद करके चले जाओ। ऐसा नहीं होता। आपको अपनी लाइबिलिटीज़ को सेट ऑफ करना है, आपके अपने लाइबिलिटीज़ को स्क्वायर अप करना है, और स्क्वायर अप अगर आपकी लाइबिलिटीज़ हो चुकी हैं देन एक सिंपल फॉर्म होता है, MCA की वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, आप उससे एग्जिट करके कंपनी को स्ट्राइक ऑफ करा सकते हैं। बट यू नीड टू स्क्वायर ऑफ योर लाइबिलिटीज़। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपके पास फंड्स नहीं हैं, आपकी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, आपकी नेटवर्थ कम है, तो देन यू नीड टू फाइल एन इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी। फिर वहाँ से बैंकरप्सी कोर्ट से लिक्विडेटर अपॉइंट होता है। उस लिक्विडेशन के बाद फिर एक डिफरेंट प्रोसीजर के थ्रू कंपनी एंड होती है।
तो बिल्कुल। इसका मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए। और सर ये एक और इसके साथ कॉन्सेप्ट है कि विद इन 90 डेज़ आपका स्टार्टअप बंद हो सकता है, तो यहाँ पे कैसे वर्क करती है गवर्नमेंट? ये मैंने आपको बताया, अगर आपके लोन्स एंड लायबिलिटीज़ नहीं हैं, सो एमसीए के पोर्टल्स पे स्ट्राइक ऑफ फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं। आप उस फॉर्म्स को भर लीजिए। भरने के बाद गवर्नमेंट ये चेक करती है कि आपके कोई स्टैचुरी ड्यूज़, इनकम टैक्स, जीएसटी ड्यूज़, इस तरह की कोई बाकी तो नहीं है। कंसर्न डिपार्टमेंट से एनओसी आती है। वंस द एनओसी इज़ देयर तो एमसीए के पोर्टल पे कंपनी उसको स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाता है। एक और पॉइंट मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा साक्षी, एमएसएमई की बात चल रही थी, वह आपका ये क्वेश्चन नहीं है, स्टिल आई वांट टू ऐड ऑन विद ड्यू परमिशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एमएसएमई को गवर्नमेंट ने एक और बेनिफिट दिया है। जो स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए बोला गया कि पेमेंट रिस्ट्रिक्शंस हैं अब, कि आपको जो भी आपकी सर्विसेज ले रहा है वो आपका पेमेंट को लिंगर ऑन नहीं रख सकता। अगर आपके उसके साथ पेमेंट एग्रीमेंट है तो 45 डेज़ मैक्सिमम आपका पेमेंट लिंगर ऑन कर सकता है, और अगर पेमेंट एग्रीमेंट नहीं है तो मैक्सिमम 15 डेज़ के अंदर उसको पेमेंट करना पड़ेगा। नहीं तो एक सेक्शन इनकम टैक्स में इंट्रोड्यूस हुआ, सेक्शन 43B क्लॉज नंबर एच, उसके हिसाब से अगर आप डिलेड पेमेंट करते हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स को, तो आपको इनकम टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट concept and important thing which was introduced by the government to save the rights of the entrepreneurs. हाँ बिल्कुल सर। और अगर हम यहीं पे बात करें कि जब लोग स्टार्टअप्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो जो वर्किंग कैपिटल होता है उसमें अगर कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो उसे करना चाहिए या फिर वर्किंग कैपिटल में लेस इन्वेस्टमेंट चल जाती है? हाँ साक्षी, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज़ इनकम्प्लीट, द रीज़न बीइंग कि इट डिपेंड्स ऑन बिजनेस टू बिजनेस। Say for example, if I talk about some perishable products like dairy products, तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल ज़्यादा कुछ नहीं होती वहाँ पे, क्योंकि आपका डेली का स्टॉक आता है, आपका पूरा कैश में माल चले जाता है, तो आपको 1 दिन के 2 दिन की वर्किंग कैपिटल रखनी है। इफ़ आई टॉक अबाउट सम लग्जरी कार शोरूम, तो उनके पास वो कारों का डिस्प्ले करने के लिए उनको बहुत लंबी लंबी कारें मेंटेन करके रखनी है, तो वहाँ पर उनको वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो वो एक हम जो किताबों में पढ़ते हैं कि आइडियल रेशियो 2:1 होता है करंट रेशियो का, दैट इज़ not logical and justified in my opinion because every business has a different model. तो वर्किंग कैपिटल कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं होनी चाहिए इसका कोई थंब रूल मेरे हिसाब से तो नहीं होता। यू नीड टू कंसल्ट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट बिफोर यू इन्वेस्ट इन योर वर्किंग कैपिटल, क्योंकि अगर आपने एक्सेस वर्किंग कैपिटल में पैसा डंप कर दिया और आपका टर्नओवर नहीं है तो आपका स्टॉक ऑब्सोलीट हो जाएगा। से फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक साड़ी की दुकान खोलता हूँ और मैं 2-3 करोड़ की साड़ी इकट्ठी लेके आ जाता हूँ, वर्किंग कैपिटल में पैसा लगा देता हूँ, अब उसके बाद ट्रेंड चेंज होने लगता है, तो आप तो जानती हैं कि महिलाएं कैसे साड़ी परचेज़ करती हैं। अगर उनको एक ख़रीदना है तो 100 तो देखेंगी, और अगर वो स्टॉक मेरा रखा रहा 1 साल तक तो वो स्टॉक मेरा ऑब्सोलीट हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद वो बहुत कॉमन हो जाएगा। सो एवरी बिजनेस हैज़ इट्स ओन मॉडल, उसके हिसाब से वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो सर माय लास्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी कि जो आजकल के एंटरप्रेन्योर्स हैं आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं अभी तक मैंने जितना बोला उसका एक्सट्रैक्ट बोलना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, यू मस्ट हैव प्लान ए एंड प्लान बी बोथ। व्हाट इफ़ अगर आपका जो बिज़नेस था जो आपने सोचा था उसके हिसाब से नहीं चला, तो आप उसको किस तरीके से रिवाइव कर सकते हैं। एग्ज़िट मोड हमेशा एक अच्छा ऑप्शन नहीं होता, तो आप हमेशा स्ट्रगल करिए कि आपको बिज़नेस को रन करना ही है। थर्ड पॉइंट, आप इन्वेस्टर्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड होने की बजाय आप कोशिश करिए कि आपका जो खुद का सेल्फ जनरेशन है फंड्स का वही आप रोटेट कर सकें, जिससे आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ कम हो। एंड प्रेजेंटेशन, शो ऑफ एंड एडवर्टीजमेंट का बजट सिर्फ उतना रखें जितनी रिक्वायरमेंट हो। सो अगर ये आप 4 स्टेप्स मेथड पर चलेंगे तो मेरे ख्याल से यू कैन रन अ बेटर बिजनेस। थैंक यू सो मच सर। और अगर हमें किसी फील्ड से रिलेटेड अगर चाहे स्टार्टअप में ज्वाइन करना, जैसे कि यूजुअली लोग बोलते हैं कि हमें एमबीए करना चाहिए, तो उस पे आपका क्या कहना है? क्या नेसेसरी है एमबीए करना अगर हमें कोई स्टार्टअप करना है तो? देखो साक्षी, बिजनेसमैन जो होते हैं वो ऐसा नहीं होता कि उनको लिए कोई पेपर क्वालिफिकेशन किसी रिलेवेंट रखती है, बट स्टिल आई मस्ट से कि अगर हम कोई बिजनेस, हमारे पास डिग्री होती है लाइक एमबीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, तो अगर हमारे पास कोई बिज़नेस की डिग्री होती है तो हम एक बिज़नेस को बहुत क्लोजली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम होता है कि भाई इस जगह का हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, मार्केटेबिलिटी क्या होती है, प्रोडक्ट क्वालिटी क्या होती है, फाइनेंस क्या होता है, टैक्सेशन क्या होता है। तो अगर हम इन बेसिक चीज़ों के साथ हम जब कूदेंगे
तो वो जो ट्रायल एंड एरर वाली चीज़ें होती है साक्षी, उसके होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इफ़ यू आर हैविंग एजुकेशन देन नथिंग कैन बी बेटर देन दैट, क्योंकि एजुकेशन प्लस एक्सपीरियंस विल मेक यू अ गुड बिजनेसमैन। Thank you so much, sir. It was really a very informative conversation with you, and thank you so much for Thank you coming. so much, Sakshi, for inviting me and giving me an opportunity to interact with such minded people. Thank you so much. Sir, my last question to you would be कि आपको यहाँ आकर कैसा लगा? फैंटास्टिक एक्सपीरियंस साक्षी, आपने बहुत शानदार क्वेश्चंस पूछे, बहुत रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, और ये कॉलेज शुरू से ही मेरा फेवरेट रहा है, एंड मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा डिवीज़न भी यहाँ पे मौजूद है। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। Thank you so much. BSS Rhythm.